जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जेटीसी। और दोस्तों सूट आ गया है और यू आर रिक्वेस्टेड टू शेयर योर एक्सपीरियंस आफ्टर वाचिंग फुल वीडियो। थैंक यू। चलते हैं सूट की तरफ। जय हिंद दोस्तों, माई सेल्फ अर्पण एंड वंस अगेन फ्रॉम जेटीसी द मोटिवेशन पाथ। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा सूट है। कैसे हैं आप सब लोग? फाइन। और दोस्तों थोड़ा फर्स्ट सूट के बारे में फीडबैक शेयर कर लेते हैं। एक्चुअली में फर्स्ट फीडबैक जो रहा है पहले सूट का वो काफ़ी अच्छा रहा है। आप लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया है, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे, मैसेज आए थे और क्या क्या चीज़ें इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उन चीज़ों के बारे में काफ़ी गाइडेंस मिला है। तो धन्यवाद आप सभी लोगों का। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ मिली है फर्स्ट सूट से। एक्चुअली एक मेरे फ्रेंड ने कॉल किया था मेरे को और वो पूछ रहा था कि यार मैंने भी वीडियो डालनी है यूट्यूब पर, तो थोड़ा सा डर लगता है। मैं पूछा किस चीज़ का डर लगता है? बोला थोड़ा जब वीडियो डालते हैं तो लोग तरह तरह का कमेंट्स करते हैं, कुछ उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं, तो मतलब अच्छा नहीं लगता है। मैं बोला मगर देखो दोस्त, हर किसी इंसान का एक स्वाभाविक गुण होता है, तो वो उस गुण से जा नहीं सकता है। आप जितना मर्जी अच्छे से अच्छा वीडियो डाल लेना, अगर उसका स्वाभाविक गुण है ना कि कमी निकालने वाला, तो वो कमी ही निकालेगा। और आप जितना मर्जी बेकार वीडियो डाल देना, जितना मर्जी बेकार शूट कर लेना, अगर किसी का गुण है कि आपको सपोर्ट करना, तो फिर आपको सपोर्ट ही करेगा। तो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं सोचने का। अगर मन है तो स्टार्ट करो, क्योंकि यार एक कहावत बताई थी मैंने पिछले सूट में कि जब जागो तभी सवेरा, एक कहावत चलती है। लेकिन क्या है ना दोस्त, वो कहावत और थी कि जब जागो तभी सवेरा। अभी ट्रेंड बदल गया है, अभी है अब जागो अभी सवेरा। तो किसी प्रकार का कोई डर मन में नहीं होना चाहिए। अगर स्टार्ट करने का है तो अभी करो। अच्छा, एक बात और, मैं मेरे दोस्त को ये भी बोला कि देखो मैंने पहला शूट किया है और मैं काफ़ी नर्वस था उसमें, और एक्सटर्नल साउंड भी काफ़ी आ रहा था, तो मुझे लगा नहीं था कि मतलब ये इतना अच्छा चल जाएगा। पर लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी प्यार दिया लोगों ने, और काफ़ी सजेशन भी दिए। तो अभी जैसे जैसे सजेशन दिए थे वैसे वैसे मेरे पास में अभी एक्सटर्नल माइक भी ले लिया है मैंने। तो आई थिंक इस बार एक्सटर्नल साउंड ना के बराबर सुनने को मिलेगी, और इस बार कॉन्फिडेंस भी थोड़ा अच्छा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट। तो तुम्हें स्टार्ट करना चाहिए, वो सब चीज़ें छोड़ दो, उन चीज़ों के लिए लोग हैं। तो अभी अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो। फिर बोला चलो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं फीडबैक के बारे में। एक्चुअली पहले हमने शूट किया था तो उसमें स्ट्रेस और ह्यूमन कैटेगरी में किस प्रकार वो डिवाइड होता है, कैसे कैसे डिवाइड होता है, उसके बारे में बातचीत करी, जिसमें मिलेनियल्स पहला स्टेज थी, फिर जेंजर्स, बूमर्स और मैचर्स। तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस होता है वो मिलेनियल्स और जेंजर्स में ही होता है। तो मिलेनियल्स वो स्टेज होती है ह्यूमन लाइफ की जहाँ काफ़ी अच्छा और बुरा एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो ज़िंदगी के सारे अच्छे और बुरे फैसले हमें मिलेनियल्स में ही लेने पड़ते हैं। तो पिछले सूट में कम रह गया था मिलेनियल्स, एक्चुअली इसको पूरा करते हैं, अधूरा रह गया था उसमें। तो चलते हैं फिर मिलेनियल्स की तरफ। ओके, कम ऑन, लेट्स गो। हाय दोस्तों, तो अभी आ गए हम मिलेनियल्स पर, तो इस पर बात करेंगे थोड़ी सी। तो मिलेनियल्स को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, M1, M2, M3। जस्ट फॉर एग्जांपल, क्योंकि मिलेनियल्स जो होता है वो हमारे स्टूडेंट लाइफ से जुड़ा होता है, तो सबसे ज़्यादा फैसले यहीं लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट का सफ़र कैसे स्टार्ट होता है,
क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो सभी यहाँ देखने को मिलेगा अभी। तो चलते हैं, ये M1 है और ये स्टेज 1 की बात हम कर रहे हैं। जब कोई स्टूडेंट एजुकेशन अपनी कर रहा होता है तो उसके दिमाग में दो ख्याल आते हैं, या तो एजुकेशन के साथ में कुछ तैयारी कर ली जाए या तो फिर गवर्नमेंट के लिए तैयारी कर ली जाए। तो यहाँ जो है M1 कैटेगरी में एजुकेशन के साथ साथ में लोग गवर्नमेंट प्रिपरेशन करते हैं कि उन्हें गवर्नमेंट सेक्टर में ही जॉब लेना है। तो M2 कैटेगरी में एजुकेशन के साथ साथ में कुछ लोग गवर्नमेंट को चूज करेंगे, कुछ लोग प्राइवेट को चूज करेंगे और कुछ लोग बिजनेस को चूज करेंगे। M3 की बात करें तो M3 में या तो लोग एजुकेशन प्लस माइनस जॉब से मतलब है, या तो लोग एजुकेशन के साथ साथ में जॉब करेंगे या तो लोग एजुकेशन को पूरी करने के बाद जॉब करेंगे। स्टेज 2 पर चलते हैं M1 में, एजुकेशन प्लस गवर्नमेंट जॉब यहाँ लोग ले लेंगे और जैसे गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं वैसे मैरिज प्रेशर उन पर आना स्टार्ट हो जाता है कि भाई अब तुमने जॉब ले ली है तो अब मैरिज कर लेते हैं। तो इस केस में उसके पास में मैरिज प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पर M2 में एजुकेशन प्लस गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में कोई जॉब ले लेते हैं या तो फिर हाई क्लास बिजनेस की तरफ चलते हैं, बिजनेस की प्रिपरेशन करके हाई क्लास बिजनेस की तरफ चलते हैं। अच्छा, M3 की बात करें तो M3 में दो केस बन जाते हैं कि या तो एजुकेशन के साथ में जॉब ले लेते हैं और जॉब के साथ में फिर मैरिज कर लेते हैं कि हाँ भाई अब आपका जॉब सेटल हो गया है, अब शादी कर लेते हैं। तो एजुकेशन चलती रहती है, जॉब चलती रहती है, प्लस शादी कर लेते हैं। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि एजुकेशन को ड्रॉप कर देते हैं और जॉब के साथ साथ में मैरिज ले लेते हैं। अच्छा, फिर स्टेज 3 की अगर हम बात करें तो M1 में स्टेज 3 में एजुकेशन प्लस माइनस गवर्नमेंट मैरिज। इसमें क्या होता है, एजुकेशन चल रही है आपकी, गवर्नमेंट जॉब भी चल रही है और आपने शादी कर ली। नेक्स्ट एजुकेशन को लोग ड्रॉप कर देते हैं, गवर्नमेंट जॉब चली रही है आपकी, मैरिज आपकी हो ही गई है। और M2 की बात करें तो एजुकेशन प्लस माइनस जॉब बिजनेस मैरिज। एजुकेशन चल रही है, जॉब भी चल रही है आपकी, बिजनेस भी चल रहा है और शादी आपने कर ली है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एजुकेशन को आउट कर देते हैं यहाँ से, तो जॉब चला रहे होते हैं, बिजनेस चला रहे होते हैं और शादी हो गई होती है। तो यहाँ क्या है, लोग सेटल हो जाते हैं कि अपना जॉब भी चल रही है, जॉब चल रही है, बिजनेस चल रहा है और शादी हो गई है। तो लोग थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, इसमें एक्सपीरियंस लेते हैं। और अगर M3 की बात करें हम तो M3 में क्या होता है, सबसे पहले तो जब जॉब लग जाती है ना तो मैरिज हो जाती है, तो सबसे पहले जो कट आउट होता है वो एजुकेशन का होता है। तो एजुकेशन सिस्टम जो चल रहा होता है सबसे पहले लोग उसको ड्रॉप करते हैं, एजुकेशन खत्म कर देते हैं, जॉब लगी अपने, शादी हो गई है और अब इसको खत्म कर देते हैं। अब यहाँ प्लस माइनस जो कंडीशन आ जाती है वो आती है जॉब पर। कुछ लोग जॉब के साथ में क्या कहते हैं, जॉब चल रही होती है, शादी हो गई होती है तो बच्चे प्लान करते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं। और कुछ लोग एजुकेशन चल रही होती है, जॉब भी खत्म हो गई होती है, शादी आपकी हो ही गई है, बच्चे प्लान कर लेते हैं, बच्चे पैदा कर लेते हैं। इस केस में क्या होता है, जो प्लस वाली कंडीशन है वो जॉब एजुकेशन ड्रॉप आउट हो गई है और जॉब चल रही होती है, चिल्ड्रन पर ध्यान देते हैं और प्लस चिल्ड्रन के एजुकेशन पर ध्यान देते हैं, उसका फ्यूचर प्लानिंग करते हैं कि कैसे कैसे करेंगे। और माइनस वाली कंडीशन में क्या होता है, एजुकेशन खत्म हो गई है, शादी हो गई है, बच्चे हो गए तो जॉब भी खत्म हो गई है। अभी क्या है, बच्चे हो गए तो किरकिर ज्यादा हो जाएगी। यहाँ पर किरकिर से मतलब फैमिली प्रॉब्लम्स एंटर करने लगेंगे। तो जब फैमिली प्रॉब्लम्स एंटर करने लगेंगे तो यहाँ लाइफ थोड़ी डिसबैलेंस हो जाएगी। अभी चलते हैं स्टेज 4 की तरफ में। तो M1 में स्टेज 4 में एजुकेशन प्लस माइनस गवर्नमेंट प्लस चिल्ड्रन। इसमें क्या है, एजुकेशन चल रही है, जॉब चल रही है, बच्चों की स्टडी पर ध्यान दिया जा रहा है, उनके फ्यूचर प्लानिंग की जा रही है। कुछ लोग ऐसा करते हैं, एजुकेशन माइनस वाली कंडीशन में क्या होता है, एजुकेशन को ड्रॉप आउट कर देते हैं, गवर्नमेंट चल रही होती है, चिल्ड्रन पढ़ रहे होते हैं। तो यहाँ इन दोनों ही केस में गवर्नमेंट जॉब में लोग प्रमोशन ले लेते हैं कि हाँ हम अपना प्रमोशन कर लेते हैं और बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देते हैं। M2 की फोर्थ कंडीशन कहती है कि एजुकेशन प्लस जॉब अच्छा चल रहा है, बिजनेस अच्छा चल रहा है, अब सब कुछ अच्छा चल रहा है, वी आर सेटल्ड, अब बच्चे की प्लानिंग करते हैं, तो बच्चे कर लेते हैं। और माइनस में क्या होता है, यहाँ अपना जॉब ड्रॉप आउट कर देते हैं, जॉब बिजनेस चल रहा होता है, बच्चे की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं। अभी यहाँ क्या है, M3 कंडीशन में एजुकेशन सबसे पहले तो खत्म, जब ये फैमिली प्रॉब्लम एंटर कर गई है ना, फिर एजुकेशन से पहले खत्म
और फिर जॉब खत्म, और फैमिली प्रॉब्लम के बाद अब जो कंडीशन चलेगी वो चलेगी एफडी। एफडी वो पैसों वाली एफडी नहीं होती है, एफडी जो होती है वो होती है फैमिली डिवीजन। तो यहाँ से न्यारे साजे का चल जाता है मैटर। अब इस केस में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो ये होती है, इस पर हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे। आगे चलते हैं। स्टेज 5 की अगर बात करें तो M1 स्टेज 5 एजुकेशन ड्रॉप आउट हो गया, गवर्नमेंट जॉब चल रही है, यहाँ लोग प्रमोशन ले लेंगे धीरे धीरे करके, और जो बच्चों के एजुकेशन है उस पर ज्यादा ध्यान देंगे। M2 में चलते हैं। एजुकेशन प्लस वाली कंडीशन में बच्चे की भी जो एजुकेशन है उस पर भी ध्यान देंगे, और कुछ प्लस वाली कंडीशन में ऐसे होते हैं कि यार हम तो पढ़ ही रहे हैं तो एंजॉय कर। अभी जैसे हम किसी भी सोशल मीडिया की बात करते तो जो बड़े बड़े लोग होते हैं तो वो ये करते हैं कि यार हमने जिंदगी अपनी झेली है, जी रहे हैं, तू भी ऐश कर चल। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एजुकेशन को प्रीफर करते हैं, चलाते रहते हैं प्लस बच्चों के एजुकेशन पर ध्यान देते हैं, और अंदर ही अंदर कुछ बड़ी एजुकेशन पर ध्यान देते हैं बड़े सेक्टर में। कुछ लोग ऐसा होते हैं कि अपनी एजुकेशन ड्रॉप आउट करते हैं, बच्चों को एंजॉयमेंट करो, एजुकेशन करो, दोनों ही चीज करो। अभी क्या है, यहाँ M3 में लाइफ रिसाइकल हो जाती है जब ये फैमिली डिवीजन हो जाता है। वो कैसे हो जाता है थोड़ा बाद में बात करेंगे। यहाँ पर अगर बच्चों की बात करें तो M1 कंडीशन में बच्चे जो होते हैं वो 1 से लेकर 3 तक होते हैं। लोग या तो 1 करेंगे या तो 2 करेंगे, कभी कभी 3 तक भी हो जाते हैं। M2 की कंडीशन में 1 रहेगा कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 2 रहेंगे, इससे ज्यादा लोग करते नहीं हैं। और M3 की कंडीशन जो कहती है वो ये कहती है कि यहाँ बच्चे हमेशा 2 से ज्यादा ही होते हैं, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितने हो सकते हैं, यहाँ कोई लिमिट नहीं है, यहाँ मोस्टली ज्यादा ही होते हैं 2 से। तो अभी बात करते हैं 7th स्टेज की। तो यहाँ से जो बच्चे निकलते हैं ना, तैयारी करके जॉब लेके जो निकलते हैं, वो कुछ टीचिंग में ले लेते हैं जॉब, कुछ स्पोर्ट्स में, फोर्स में, रेलवे, बैंकिंग, लॉयर एटसेट्रा, जो जॉब होते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, वो यहाँ से लेकर निकल जाते हैं, क्योंकि उन्हें स्टार्टिंग में तय किया था कि हमें गवर्नमेंट सेक्टर में ही जॉब लेनी है। तो वो यहाँ से निकल के चले जाते हैं। और यहाँ जो निकलते हैं M2 वाली कंडीशन में, यहाँ 7th स्टेज पर लीडर्स आते हैं बाहर, लीडर्स आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, बिल्डर्स आते हैं, इंजीनियर्स आते हैं, साइंटिस्ट आते हैं, IAS, IPS, बिग पोस्ट सारी यहाँ आ जाती हैं। ऐसा नहीं सारी यहाँ आ जाती हैं, कुछ इधर भी चली जाती है, लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो ये कुल मिला के इनका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा हाई लेवल पर चला जाता है। अभी यहाँ जो निकलते हैं M3 में, यहाँ टैलेंटेड लोग निकलते हैं बट सर्टिफाइड नहीं होते हैं, क्योंकि उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता। अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं तो स्कूटर मोटरसाइकिल के मिस्त्री होते हैं, कार के मिस्त्री होते हैं, काफी अच्छा टैलेंट उनके पास में होता है। हालांकि एक इंजीनियर से ज्यादा वो नॉलेज रखते हैं, क्योंकि उनके पास में पढ़ाई नहीं है तो सर्टिफिकेट नहीं है। तो इस प्रकार से टैलेंट उसके पास में जरूर होता है ऐसे लोगों के पास में, लेकिन सर्टिफिकेट ना होने के कारण नॉट सर्टिफाइड में आ जाता है। कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं, यहाँ इक्का दुक्का लोग, वो कैसे लेते हैं, ये 2nd स्टेज वाले लोग गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं, वो भी प्लस वाले, एजुकेशन चलाते रहते हैं प्लस जॉब चला रहते हैं, और मैरिज उनकी हो ही गई, और चुपके चुपके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लेते हैं, करते रहते हैं। और जैसे ही कोई गवर्नमेंट जॉब आती है वैसे ही फॉर्म वॉर्म भरते हैं और ये थप्पा जॉब ले लेते हैं। तो कुछ इक्का दुक्का लोग यहाँ पर जॉब ले लेते हैं। अभी बात करते हैं 8वीं स्टेज की। एक्चुअल में 8वीं स्टेज में जब लोग यहाँ तक पहुँच जाते हैं और कोई किसी केस वेस में फंस जाते हैं, या तो पुलिस वाले ने रोक लिया, या तो कहीं वकील केस वेस इस तरीके के केस फंस जाते हैं, तो उन लोगों को क्या है, एक फ़ोन करते हैं, जान पहचान निकल जाती है, हाथ होत मिलाते हैं, काम बन जाता है अपना, चलो ठीक है, छोटे मोटे केस में। यहाँ क्या है, यहाँ सोसाइटी हाई हो जाती है, तो यहाँ फ़ोन कॉल की बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती है, नाम ही काफ़ी होता है, अरे यार ये उसका लड़का है, जाने दो, हमें भी अपना काम निकलवाना है, नौकरी बचानी है। तो ऐसे केस यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ जो होता है, यहाँ होता है 50 तोला। 50 तोला कैसे, वो मूवी है
50 तोला। क्या 50 तोला? वैसे लोग यहाँ निकलते हैं, एक टैलेंट, गवर्नमेंट, ये 50 तोला। और कुछ लोग ऐसे निकलते हैं, अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। ऐसे भी लोग यही निकलते हैं। और अभी बात करते हैं 8वीं स्टेज की, सॉरी 9वीं स्टेज की, सॉरी 8वीं स्टेज करते हैं हैंड से फोन कॉल और नाम। और यहां निकलते हैं लाचारी वाले लोग। यहाँ नॉलेज अच्छी होती है, पैसा अच्छा होता है, यहाँ लाचारी होती है। तो लाचारी होती है तो कहीं कोई छोटे मोटे केस को उसमें फंस जाते हैं, तो ये लोग सिर्फ यही कहते हैं बाबूजी माफ कर दो, गलती हो गई, दोबारा नहीं होगा। रीजन क्या है? रीजन ये है, ना तो नॉलेज है, ना तो पावर है, ना तो एक्सटर्नल सोर्स है। पावर से मतलब पैसा भी नहीं है, तो ना तो नॉलेज है, ना तो पावर है, ना तो एक्सटर्नल सोर्स है। तो हार थके ये लोग कहते हैं बाबूजी माफ़ कर दो, गरीब आदमी हूँ। अब जहाँ इन्होंने ये एक लाइन बोली बाबूजी माफ़ कर दो, गरीब आदमी हूँ, वहाँ इनको लूटा जाता है। क्यों? सामने वाला जानता है इसे कुछ पता नहीं है, तो इसको जितना मर्जी है लूट लो। क्या कर सकता है? बीच का बिचौलिया पकड़ेगा, अरे यार मेरा एक काम करा दे, बीच का कहा यार इतने लगेंगे वहाँ, बोला कोई बात नहीं यार, क्या कहते हैं लगा देंगे, तो काम करे। ये बीच वाले को पता है कि उसमें कितना लगेगा, लेकिन क्या है, लैक ऑफ नॉलेज, नहीं है ना कुछ भी, तो यही कहेंगे बाबूजी माफ़ कर दो, गरीब आदमी। तो जितना मर्जी लूटा जा सकता है वो इन्हीं को लूटा जाता है। क्यों? यहाँ जानते हैं लोग, लॉ जानते हैं, यहाँ पढ़ाई जानते हैं, कैसे काम होगा, क्या क्या होता है, वो ये सब जानते हैं। तो इनका तो नाम ही काफ़ी है। तो यहाँ सिर्फ लाचारी है, मजबूरी है। इथिक्स पर काम करते हैं, राइट्स होते हैं, इन्हें पता है क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से होगा, कहाँ से नहीं होगा, किसको ज़रूरत है, किसको नहीं ज़रूरत है, सबको पता है। ये भाई सब साइलेंट किलर होते हैं। यहाँ पर साइलेंट किलर से मेरा मतलब है, इनके दो रूप होते हैं कि एक तो हाथ जोड़ेंगे, नमस्ते करेंगे, खिलाएंगे, मुस्कुराएंगे, और आपको ऐसा लगेगा जैसे बहुत अच्छे आदमी हैं। लेकिन भाई साहब दूसरा चेहरा ये होता है कि रातों रात घर से उठवा लेंगे, ऊपर पहुंचवा देंगे, किसी को कानों कान खबर नहीं चलेगा। साइलेंट किलर की तरह काम करते हैं। हाँ, और कई 2-4 साल, 5 साल, 10 साल बाद जाके केस खुलेगा किसी के मुंह से, और पता लगेगा ये बंदा क्या कहते हैं गायब था और ये इसने उठवा दिया था। ठीक है, वो साइलेंट किलर यही होते हैं, सामने साथ जोड़ना और पीछे से ठाएँ करना। तो यहाँ जो होता है ये हुटिंग और कंपल्सन। हुटिंग कंपल्सन से मतलब है, कंपल्सन मजबूरी है आपकी, तो आपको क्या कहते हैं कहीं जाना नहीं है, जब आपके पास कुछ है नहीं, नॉलेज पावर सोर्स कुछ नहीं, तो आपको हाथ ही जोड़ने हैं, कुछ नहीं करना, बाबूजी ही कहना है, गरीब आदमी ही कहना है। और ये गरीब आदमी क्यों है बताएंगे इसके बारे में। और हुटिंग से मतलब है हा 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 करेंगे, कुछ होगा नहीं, दूसरों की चापलूसी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 10th स्टेप पर चलते हैं। यहाँ माइंड पावर होता है, सारी चीज़ें माइंड के अकॉर्डिंग की जाती हैं। एथिक्स पर लोग काम करते हैं, तो माइंड से अच्छा काम ले लिया जाता है, प्लस थोड़ा बहुत सोर्स भी होता है इनके पास में। यहाँ ये इंटरनेशनल सोर्स वाले बंदे होते हैं, माइंड भी होता है, मनी भी होता है, दोनों ही चीज़ होती हैं। तो एक फ़ोन कॉल करने की ज़रूरत है, सारे काम फ़ोन कॉल पर इनका हो जाते हैं। यहाँ बात करते हैं, यहाँ सारी हेल्थ पावर से काम होता है। हेल्थ पावर से मेरा मतलब है कि पैसा, नॉलेज और एक्सटर्नल सोर्स कुछ रहेगी नहीं, तो वो 50 तोला वाले और अभी जिंदा हूँ जी लेने दो वाले ठां करेंगे और भाग जाएंगे। लड़ाई हाथ घूंसे से लड़ेंगे, लट्ठे मुंगड़े से लड़ेंगे, केस हो जाएगा, जेल में रहेंगे, कुछ जेल के बाहर रहेंगे और अपना काम चलाते रहेंगे। तो सारा ज़िंदगी ऐसे निकल जाती है। इससे फिर जो समाज है, समाज में लोग हैं
उनके ऊपर भी गलत इम्पैक्ट पड़ता है। कुछ लोग इनको अपना आदर्श मान के इनके पीछे घोड़दौड़ लगा लेते हैं कि हम तो डॉन बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये केस बहुत खराब हो जाता है। अभी इसमें इस सारे में उतार चढ़ाव हो सकता है। इसमें ये जो दो सेक्शन है M1 M2, इनमें उतार चढ़ाव हो सकता है कहीं पर भी, लेकिन एक्चुअली मेरा जो पर्पस था स्पेशली M3 के लिए था। M3 में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। यहाँ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका करियर इतना ख़राब हो जाता है जहाँ जो कि एक पीक से जाने के बाद एक पीक पे चला जाता है। तो मुझे एक्चुअली इसी पर बात करनी थी। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लिया था मैंने, मुझे इसी पर बात करनी थी। इसी पर हम थोड़ा ध्यान से देखेंगे। तो ये जो M3 कंडीशन है यहाँ तक ये ठीक चलती है, लगभग यहाँ तक ठीक चलती है। और जैसे एजुकेशन माइनस होती है और जॉब का माइनस होता है, फैमिली प्रॉब्लम्स एंटर करती हैं, तो ये कंडीशन यहाँ आ जाती है जो कि बहुत क्रिटिकल बन जाती है। एजुकेशन ख़त्म, जॉब ख़त्म, फैमिली प्रॉब्लम्स एंटर, फैमिली डिवीजन स्टार्ट, और सबसे पहले आता है इसमें सटायर टू ईच अदर। जो कपल्स होते हैं वो एक दूसरे को तानेबाजी करते हैं। तानेबाजी कैसे करते हैं? जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं वो मतलब ऐसा बोलते हैं कि यार तुम्हारी वजह से ज़िंदगी हमारी ख़राब हो गई, वरना हम तो स्वर्ग के राजाधिपति होते। फीमेल कैंडिडेट्स भी कुछ ऐसे बोलते हैं कि यार तुमसे शादी करके मेरी तो किस्मत फूट गई है, वरना मेरी क्लास में तो मुझे सरस्वती की बहन कहा जाता था। इस तरह की तानेबाजी होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि यार तुम मुझे समझती नहीं हो, तुम मुझे नहीं समझते हो, मुझे कोई नहीं समझता है, इस तरीके का आ जाता है। फिर मेल कैंडिडेट्स बोलते हैं अरे यार जमाने भर को मैं अपनी बातें समझा देता हूँ, पर तुम एक जादूगर नहीं ऐसी हो जो यहाँ से सुनकर तुरंत छू मंतर कर देती है मेरी बात को। सेम सिचुएशन फीमेल कैंडिडेट की होती है। तो एक दूसरे को तानेबाजी को अच्छे कस कस के चलती है। फिर रिलेशन प्रॉब्लम्स आ जाता है। रिलेशन प्रॉब्लम्स जो पहला जो प्यार रहता है ना कपल्स में, वो रहता नहीं है एक्चुअल में। क्यों? इसकी वजह से, ये सारी प्रॉब्लम्स इसकी वजह से होंगी ना। तो पहला रहता नहीं है पहले जैसा प्यार, और सोसाइटी रेस्पेक्ट या तो बोल लो सोशल रेस्पेक्ट, वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है लगभग। क्योंकि कहानी आती है तुम मेरी मत करो मैं तुम्हारी नहीं करता हूँ। तो अभी क्या है, कपल्स की प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन कपल्स की जब प्रॉब्लम चलती है तो आसपास के जो ब्लड रिलेशन होते हैं दोनों के, उन तक बात पहुँच जाती है। उन तक बात पहुँचने के बाद में ये कंडीशन और भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। मतलब अभी तक कपल्स तक एक सिचुएशन चल रही थी, जैसे ही कपल्स से बाहर निकली, रिलेशन में पहुंची, तो सोसाइटी में बदनाम। फिर ये कहानी आ जाती है तुम तो उसके शिकायत में चलते हो, तुम उसके शिकायत में चलती हो, और घर में प्रॉब्लम्स, ये दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो सोशल रिस्पेक्ट जो है वो बिल्कुल ना के बराबर रहती है इसमें। और अगर हम फंड्स की बात कर रहे हैं तो एक्चुअल में एजुकेशन तो रही नहीं है और जॉब भी नहीं रही है, तो जाहिर सी बात है फंड्स तो रहेगा नहीं। तो ये सिचुएशन ऐसी आ जाती है फिर कि आप चाहे जितना मर्जी कमा लो, जो मर्जी जॉब कर लो, भाई साहब बचा तो नहीं पाओगे, ठीक है ना। तो ये कंडीशन ऐसी आ जाती है। वो अलग बात है कि आप छोले भटूरे के ठेले लगा लो और दिन में 4-5 हज़ार 10 हज़ार कर दो, वो अलग बात है, लेकिन वो स्टेटस आपको गवारा नहीं रहेगा। तो फंड्स आपका ऑलमोस्ट शून्य हो चलता है इसमें। और फॉरगेट एबिलिटी, सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इसमें वो फॉरगेट एबिलिटी की है। फॉरगेट एबिलिटी से मेरा मतलब है कि आप क्या हो, ना तो यहाँ आपको कोई समझ पाएगा, आप क्या कर सकते हो, ना तो आप खुद समझ पाओगे। तो आप में क्या योग्यता है, क्या कर सकते हो, कहाँ तक पहुँच सकते हो, यहाँ कोई नहीं समझ पा आपकी बात को, चाहे आप फीमेल कैंडिडेट हो या आप मेल कैंडिडेट हो। तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है फॉरगेटेबिलिटी। ना तो कोई आपको समझेगा आप क्या कर सकते हो, ना आप खुद समझोगे आप क्या कर सकते हो।
कहने के लिए ये आ जाएगा मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन क्या है प्रॉब्लम्स पीछा नहीं छोड़ती हैं, तो मैं करूँ कैसे, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है। तो एक्चुअल में लोग यहाँ क्या करते हैं ना, लोग यहाँ करते हैं कि हम तो कुछ करने के काबिल नहीं हैं, अपने बच्चे को राजाधिपति बनाएंगे, वो कलेक्टर बनाएंगे अपने बेटे को, वो डॉक्टर बनाएंगे अपने बेटे को, वो साइंटिस्ट बनाएंगे अपने बेटे को, वो IAS PGS बनाएंगे अपने बेटे को या बेटी को, अपने बच्चे को सारी बड़ी पोस्ट वो इस लाइन में पूरी कर देते हैं। हम तो कुछ करने के काबिल रहे नहीं, हम तो कुछ कर ना सके, और अपने बच्चे को स्वर्ग का राजा बनाएंगे। लाइफ रिसाइकल एक बार। अरे थू है यार ऐसी सोच पर, जो लोग ये समझें अपनी योग्यता को भूलकर कि हम तो कुछ करने के काबिल रहे नहीं हैं, अपने बच्चे को राजाधिपति बनाएंगे। धिक्कार ऐसी योग्यता पर। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आपने ये सोचकर जीवन दोबारा से स्टार्ट कर दिया कि हम अपने बच्चे को बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। आपने पढ़ाया उसको, 8 साल पढ़ाया, 10 साल पढ़ाया, 15 साल पढ़ाया, 20 साल पढ़ाया, और उस एज में जाके भगवान ना करे ऐसी कोई दुर्घटना घट जाए जो बहुत ही दुखद हो, आपका बच्चा बिस्तर में पड़ जाए, कुछ करने के काबिल ना रहे, बच्ची है उसकी शादी ना हो पाए, और कई सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं ऐसी। तो अब आप कुछ करोगे? 20 साल पीछे चले गए हैं आप, और आपके बच्चे कुछ करने के काबिल नहीं हैं, जो कि आपने राजाधिपति बनाने का फैसला लिया था। इस कंडीशन में कहां जाओगे कटोरा लेके? ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है लाइफ रिसाइकल की। और ये होती क्यों है? ये होती इसीलिए है जब आप यहां ठीक फैसला नहीं लेते हैं। माना है ठीक है, जॉब लग गई है, सबसे पहले तो आपने एजुकेशन नहीं छोड़नी थी, और अगर एजुकेशन छोड़ती थी तो अपनी जॉब को इस स्टैंडर्ड पर ले जाते ताकि इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरा एक बड़ी प्रॉब्लम इसमें यह है कि जब कपल्स होते हैं तो मेल कैंडिडेट जो होते हैं वो जॉब में एंटर कर जाते हैं और अच्छा चल रहे होते हैं, लेकिन जो फीमेल कैंडिडेट होती हैं उन्होंने पढ़ाई की होती है उस तबके की, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, बट क्या है काम उस तबके का नहीं होता है। काम वही होता है बच्चे पालना और घर में किरकिरबाजी का हिस्सा बन जाना। अभी क्या है, जब उसके साथ की सहेलियां तो दोस्त फ्रेंड किसी अच्छी पोस्ट पर निकल जाते हैं और उनसे फोन पर बातचीत होती है या तो कहीं टकरा जाते हैं, तो उनके अंदर मलाल उठता है, काश हम भी यहाँ होते, अगर हमारी शादी ना हुई होती तो हम यहाँ हो सकते थे, या हम अच्छे से अपनी पढ़ाई जारी करके रखते तो हम भी यहाँ हो सकते थे। तो क्या है, वो मलाल आपको अंदर ही अंदर खाया जाएगा। तो ये आपको जीवन में असंतुष्टि पैदा करता है। और यहाँ जब ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं तो वो जो असंतुष्टि है ना, वो किसी काम नहीं आती है, बल्कि प्रॉब्लम्स और क्रिएट कर जाती है। और जो मेल कैंडिडेट्स की जॉब चल रही होती है वो भी खत्म। तो रीजन क्या है? रीजन ये है, अगर आपने एजुकेशन स्ट्रक्चर को किसी पैमाने पर ले गए हैं तो फिर उस हिसाब से अपना काम कीजिए, अपने आप को बिजी रखिए। जब तक आप अपने आप को बिजी रखेंगे तो कुछ एक्सटर्नल सोचने का जरूरत पड़ेगी ही नहीं। इसमें एक चक्कर और क्या है लाइफ रिसाइकल में, जब आप लाइफ रिसाइकल कर लेते हो तो आपके जब अपने बच्चे को पढ़ाते हैं ना, तो जो छोटा होता है तो उसके मार्क्स कम आते हैं क्लास में जाने के बाद में। टीचर पूछता है, अच्छा बच्चे ये बताओ तुम्हारे पापा कितने पढ़े लिखे हैं? बच्चा बोलता है पापा 12वीं के बाद 3 साल का कोर्स होता है ग्रेजुएशन, वो कर रखा है। अच्छा मम्मी कितनी पढ़ी लिखी हैं? बोला मम्मी भी इतनी पढ़ी लिखी हैं। तो बच्चा पता क्या करता है, सॉरी वो पता है टीचर क्या करता है,
ठीक है जाओ बेटा, तुम्हारी गलती नहीं है। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, ये पूछने वाले वही पूछता है अच्छा पढ़े लिखे हैं तो काम क्या करते हैं? बोले पापा मेरे क्या करते हैं, ऑटो चलाते हैं, और मम्मी घर का काम करती हैं, और पापा मेरे टेलर हैं, कपड़े सीते हैं। बस यही प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि वो काम इतना कर रहे होते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल पाता है। ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि जब बच्चा बच्चा होता है तो उसे पता नहीं होता है कि बोलना क्या है, लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है ना, और जब उससे पूछा जाता है कि बच्चे तुम्हारे पापा कितने पढ़े लिखे हैं, तो या तो फिर वो ये नहीं बताता है कि कितने पढ़े लिखे हैं, या तो फिर ये नहीं बताता कि काम क्या करते हैं। बोलते तुम्हारे पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं कितने, नहीं बताएगा कि मेरे पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे हैं, और नहीं बताएगा कि मेरे पेरेंट्स ये काम करते हैं। क्यों नहीं बताया? क्योंकि उसे इंसल्ट फील होगी, क्योंकि वो अपने काम के हिसाब से अपना जॉब नहीं कर रहे हैं। तो यहां बच्चे को डिमोटिवेशन मिलता है। यही बच्चे हैं जो आगे चलकर इस तरह की कंडीशन में आ जाते हैं। तो इसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और एक सजेशन मेरा उन लोगों के लिए रहेगा जो ये बात कहते हैं हम तो कुछ कर नहीं सके, ये वाली कंडीशन से जूझ के कि हम तो कुछ कर नहीं सके, अपने बच्चों को स्वर्ग का अधिपति बनाएंगे। तो उनके लिए एक सजेशन मेरा रहेगा, भाई साहब मुझे क्या है, कविताएं लिखने का काफ़ी पुराना शौक है, लगभग 15-16 सालों से लिखता हूँ, लेकिन कभी सुनाने का मौका नहीं मिला। लेकिन अब जब ऐसी कंडीशन आ जाती है ना, तो आज मेरा मन कर रहा है कि मैं 4 लाइन उन लोगों के लिए बोल दूँ कि किस्मत जिनकी खराब होती है वो लोग घर में कैसे रहते होंगे। कि किस्मत जिनकी खराब होती है वो लोग घर में कैसे रहते होंगे, और जिनका वक्त भी खराब होता है वो भी तो कुछ कहते होंगे। कि किस्मत जिनकी खराब होती है वो लोग घर में कैसे रहते होंगे, और जिनका वक्त भी खराब होता है वो भी तो कुछ कहते होंगे। अरे बेघर हो जाते हैं वो जो मजबूरी में खो देते हैं अपना सब कुछ। कि बेघर हो जाते हैं वो जो मजबूरी में खो देते हैं अपना सब कुछ। अरे जो कहीं के नहीं रहते वो कहीं तो रहते होंगे। तो अपनी जीवन में जब तक आप स्टैंड ना ले लें तो ये कंडीशन नहीं आनी चाहिए, ये जो कंडीशन लिखी हुई है ना ये नहीं आनी चाहिए। जब तक आप एक अच्छे पैटर्न पर ना पहुंच जाएं तब तक ये नहीं आना चाहिए, वरना पीढ़ी दर पीढ़ी आपको यही झेलना पड़ेगा। जब बच्चा बिगड़ जाता है ना तो बच्चे को लोग नहीं बोलते हैं कि बच्चा क्यों बिगड़ गया है, बोलते हैं पेरेंट्स को क्यों बिगड़ गया है। तो उसका जिम्मेवार बच्चा नहीं होता है। आप जैसा बोते हैं ना वैसा काटते हैं। किस्मत उसे कहते हैं जो अनवांटेड केस हो जाते हैं। आपने अच्छे से पढ़ाया लिखाया और कोई प्राकृतिक आपदा घट गई है, कोई अननेचुरल केस हो गया है, कोई दुर्घटना हो गई है, उसे किस्मत कहते हैं। इसे किस्मत नहीं बोलते, इसे कहते हैं थक जाना, हार मान लेना अपने आप से। और जो बंदा अपने आप से हार मान लेता है ना, जिंदगी की कोई ताकत उसे कभी उठा नहीं सकती है, कभी नहीं जिता सकती है उसे, जो बंदा अपने आप से हार मान लेता है। और जिस बंदे ने ठान लिया है ना कि मुझे कोई रोक नहीं सकता या मैं ये करके रहूँगा, फिर उसे कोई गिरा नहीं सकता है। तो जिंदगी के जो अच्छे बुरे एक्सपीरियंस होते हैं जो देखने को मिलते हैं वो सभी इसी फेज में मिलते हैं, मिलेनियल्स में। तो हमें इसको इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, क्योंकि
आने वाली पीढ़ियां हम पर निर्भर हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज ये सेशन ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पे मिलेंगे किसी और सेशन पर। जय हिंद, वंदे मातरम।